नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी पुराने और दिलचस्प मामले पर बात करने वाले हैं। 1957 का केस है पिरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कालगोंडा शिदगोंडा पाटिल। हाँ, नमस्कार। ये केस असल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। क्या सवाल? यही कि क्या एक कानूनी दावा मतलब जो प्लेंट फाइल होती है उसमें तय समय सीमा वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी बदलाव यानी अमेंडमेंट हो सकता है। अच्छा। और हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ही इस पर। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इस केस में कुछ अजीब हुआ था ना निचली अदालतों में। हाँ बिल्कुल, ट्रायल कोर्ट ने तो मना कर दिया था अमेंडमेंट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहीं पर वो प्रक्रिया और न्याय वाली बात आ जाती है। सही। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, एक पुराना केस था 1942-46 का, जिसमें ओरिजिनल वादी जीत गया था। उसे प्रॉपर्टी से बेदखली का ऑर्डर मिला था प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ। ठीक है। अब जब वो उस डिक्री को मतलब कोर्ट के आदेश को लागू करवाने गया तो एक तीसरा आदमी आ गया बीच में। ये थे हमारे मौजूदा अपीलकर्ता, जिन्हें बाद में प्रतिवादी नंबर 1 बनाया गया। अच्छा, ये पहले पार्टी नहीं थे? नहीं, ये पहले पार्टी नहीं थे, और इन्होंने कब्जा देने में रुकावट डाली। तो फिर वादी ने क्या किया? वादी ने इस रुकावट की शिकायत की कोर्ट में। सिविल प्रक्रिया संहिता में एक प्रावधान है, ऑर्डर 21 रूल 97। अच्छा। पर वो शिकायत खारिज हो गई रूल 99 के तहत। ये हुआ अप्रैल 1947 में। ओह, तो अब वादी के पास क्या रास्ता था? कानून कहता है ऑर्डर 21 रूल 103 कि अगर ऐसी शिकायत खारिज हो जाए तो आपको अपना हक साबित करने के लिए 1 साल के अंदर, मतलब उस खारिजी के ऑर्डर से 1 साल के अंदर नया मुकदमा करना होगा। तो वादी ने किया नया मुकदमा? हाँ, किया। मार्च 1948 में। समय सीमा के अंदर ही था क्योंकि ऑर्डर अप्रैल 1947 का था। फिर दिक्कत क्या हुई? अगर समय पर मुकदमा दायर हो गया था तो? दिक्कत हुई वाद पत्र यानी प्लेंट की ड्राफ्टिंग में। क्या मतलब? मतलब वादी ने पुराने डिक्री का तो जिक्र किया, लेकिन ये साफ साफ नहीं बताया कि इस नए प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ उसका खुद का मालिकाना हक किस आधार पर बनता है। टाइटल का बेसिस क्लियर नहीं था। अरे, ये तो बड़ी चूक है। हाँ, और जब प्रतिवादी नंबर 1 ने इस कमी को उठाया, ये बात थी नवंबर 1948 की, तब तक वो 1 साल की समय सीमा जो अप्रैल 1948 में खत्म हो रही थी, बिल्कुल वो बीत चुकी थी। तो मतलब अब वादी अपने दावे का आधार साफ करना चाहता था, पर लिमिटेशन पीरियड निकल गया था। एग्जैक्टली। वादी ने फिर मार्च 1950 में, मतलब लिमिटेशन खत्म होने के लगभग 2 साल बाद, प्लेंट में अमेंडमेंट की अर्जी डाली। क्या जोड़ना चाहते थे वो? वो अपने मालिकाना हक का आधार बताना चाहते थे कि वो पुलिस पाटिल परिवार से हैं वगैरह वगैरह। और ट्रायल कोर्ट ने कहा भाई बहुत देर हो गई, और वैसे भी ओरिजिनल प्लेंट में प्रतिवादी 1 के खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं था, तो अर्जी भी खारिज और मुकदमा भी खारिज। लेकिन हाईकोर्ट का नजरिया कुछ और था। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा कि ठोस न्याय मतलब सब्सटैंशियल जस्टिस ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अमेंडमेंट अलाउ कर दिया। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि इस बदलाव से मुकदमे की मूल प्रकृति या जो रिलीफ मांगा गया है वो नहीं बदल रहा, बस दावे को स्पष्ट करने के लिए डिटेल्स जोड़ी जा रही हैं। अच्छा, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे देखा? प्रक्रिया की पाबंदी बनाम न्याय की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के साथ सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अदालतों के पास न्याय के हित में लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी अमेंडमेंट अलाउ करने की पावर है पावर मतलब लिमिटेशन के बाद भी? हाँ, उन्होंने एलजे लीच एंड को केस का हवाला दिया। कहा कि लिमिटेशन पीरियड एक फैक्टर जरूर है जिसे ध्यान में रखना है, पर यह कोर्ट की पावर पर कोई एब्सोल्यूट रोक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लिमिटेशन का कोई मतलब ही नहीं, फिर तो कोई कभी भी आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने यह भी साफ किया। चरणदास बनाम आमिर खान केस का जिक्र करते हुए कहा कि ये पावर तो है, पर इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर तब जब इससे डिफेंडेंट का कोई अर्जित कानूनी अधिकार जैसे लिमिटेशन बीत जाने का बचाव छिन रहा हो। हाँ, ये तो सही बात है। पर अगर कोई विशेष परिस्थितियां हों, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो बहुत मजबूत हों, तो न्याय के लिए ऐसा किया जा सकता है। पर इस केस में वो विशेष परिस्थितियां क्या थीं? कोर्ट ने माना कि पहली बात, ये अमेंडमेंट कोई बिल्कुल नया केस नहीं बना रहा था, ये बस जो दावा पहले से था उसी को क्लैरिफाई कर रहा था। अच्छा। दूसरी बात, डिफेंडेंट को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसे पता था कि झगड़ा किस बारे में। रिलीफ की क्वालिटी और क्वांटिटी भी वही रही। और कोर्ट ने यह भी माना कि शायद ये गलती वकील की थी।
लेकिन केस के असली मुद्दे को तय करने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी था। तो क्या कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल तय हुआ यहाँ? हाँ, कोर्ट ने किशनदास रूपचंद वाले केस में जस्टिस बैचलर के सिद्धांत को दोहराया कि अमेंडमेंट तब अलाउ करना चाहिए जब ए, इससे दूसरे पक्ष को कोई ऐसा अन्याय न हो जिसकी भरपाई हर जाने से भी न हो सके, और बी, ये पार्टियों के बीच असली विवाद को तय करने के लिए जरूरी हो। अन्याय मतलब? अन्याय तभी माना जाएगा जब हर्जाना मतलब कॉस्ट्स देकर भी उसकी भरपाई न हो सके। समझ गई। तो मूल बात यह है कि प्रक्रिया न्याय के लिए है, न्याय प्रक्रिया के लिए नहीं। बिल्कुल सही। प्रक्रिया न्याय का रास्ता आसान बनाने के लिए है, उसमें रोड़ा अटकाने के लिए नहीं। तो संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्याय सबसे ऊपर है। अगर दावे को स्पष्ट करने के लिए संशोधन जरूरी है और उससे केस का मूल चरित्र नहीं बदलता, तो लिमिटेशन पीरियड बीत जाने के बाद भी इसकी इजाजत दी जा सकती है। हाँ, इसीलिए अपील खारिज कर दी गई। ये फैसला दिखाता है कि कोर्ट कैसे नियमों की सख्ती और केस की सच्चाई के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। ये वाकई एक अहम संतुलन है। नियम निश्चितता देते हैं, जो जरूरी है, पर हर केस अलग होता है। तो सवाल यही रह जाता है कि ठोस न्याय के लिए अदालतों को इन नियमों में कितना लचीलापन दिखाना चाहिए। कहाँ है वो सही लकीर प्रक्रिया की निश्चितता और हर मामले में इंसाफ के बीच? सोचने वाली बात है।